पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम ALTN का उसकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसका तफसीली जायज़ा लेकर आए हैं। अगेन इस तरह की वीडियोस जो हैं ये थोड़ी लंबी होती हैं, तो जो लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं या थोड़ी ज़्यादा तफसील से एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वो ये देखें, बाकी छुट्टी करें। ये क्या, सिर्फ सोने की अंगूठी? मेरी बहन को तो डायमंड की रिंग मिली थी। हम गाड़ी कब लेंगे? अब आप मैनेजर बन गए, लोग क्या कहेंगे? इतने छोटे मोहल्ले में रहते हैं। घर का खर्चा कैसे चलेगा? ओह खुदाया, अब हम क्या करेंगे? ALTN के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि ALTN जो है ये इसका अपना काम धंधा कुछ नहीं चल रहा, और ये जो है इसका सब्सिडी में इन्वेस्ट किया हुआ है और उसी से कमा रहे हैं। तो इनका जो पावर परचेज एग्रीमेंट है CPPA के साथ वो 2031 में एक्सपायर होगा। उसके आगे बता रहे हैं कि इनका जो ग्रुप है इनकी 100% होल्डिंग है पावर मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में PMCL, और उस कंपनी की 60% होल्डिंग है, तकरीबन 60% रूस पाकिस्तान में। यानी कि इनकी भी 60% ही बनी रूस पाकिस्तान में। रूस पाकिस्तान जो है वो एक अनलिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट पे ट्रेड नहीं होती, और उसकी कैपेसिटी 450 मेगावाट्स है और वो भी बिजली बनाते हैं। तो इन पावर कंपनीज के दो किस्म के लाइसेंस होते हैं, एक नेपरा के साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लाइसेंस और दूसरा CPPA के साथ परचेज पावर एग्रीमेंट। ये दोनों एग्रीमेंट होने ज़रूरी हैं बिजली बनाने के लिए, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। नेपरा वाला तो 21 में एक्सपायर हो गया था, इन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने नई खबर बताई है कि सितंबर 12 2023 को नेपरा ने इनकी जो है इनको एक्सटेंशन दे दी है और इनका जनरेशन लाइसेंस जो है 2031 तक एक्सटेंड कर दिया है। और कंपनी ये कह रही है कि ये अपना पावर प्लांट जो बंद था इतने अरसे से, ये इसको 2031 तक अवेलेबल कर देंगे। अभी ये कहना मुश्किल है कि वहाँ से हुकूमत इनसे बिजली लेगी कि नहीं, हो सकता है इस रिपोर्ट में आगे जाके हमें थोड़ी तफसील पता लगे, लेकिन ये नई खबर है, ये हमें नहीं पता थी, ये हमें यहाँ पढ़ के ही पता लगी है। सितंबर 12 2023 की खबर है। वैसे वो ये कह रहे हैं कि अभी तो क्योंकि इनकम शुरू नहीं हुई वहाँ से, लेकिन उनके बोर्ड का ख्याल है कि जो रूस पाकिस्तान से इनको जो इनकम मिल रही है, कंपनी जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी फोर्सिएबल फ्यूचर में। ये यहाँ पे लिखा है ना, कंपनी विल कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। ये लॉ की रिक्वायरमेंट ही होती है कि हर कंपनी ने बताना होता है कि क्या वो अपने आप को गोइंग कंसर्न, तो यानी कि उनका आगे चलना मुश्किल तो नहीं है, तो उनको बताना पड़ता है कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल जो है वो सही चल रहा है। गोइंग कंसर्न बेसिस का मतलब ये होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वरना फिर उनको ये बताना पड़ता है या ऑडिटर्स को ये बताना पड़ता है दैट दिस कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। फिर उन्होंने वही अपनी तफसील बताई है कि वो कुछ लॉसेस में है, वो तो कुछ खास, और पिछले साल जो है उनका EPS था 18.21, और वो पिछले साल का जो EPS था वो डिविडेंड इनकम की वजह से ही हुआ था जो इनको रूस पाकिस्तान से मिली थी। और आगे बता रहे हैं कि जब कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करें, रूस पाकिस्तान की जो है इनकम इसमें शामिल कर लें, तो फिर जो जो अर्निंग जो है एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी होल्डर्स ऑफ आल्टन एनर्जी है वो 4.2 बिलियन है, और वो EPS बनेगी 11.78 फॉर ALTN। ठीक है, पिछले साल से बहुत बेहतर अर्निंग है, इसका मतलब है रूस पाकिस्तान का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर आगे भी इस तरह चलता रहेगा तो जाहिर बात है उनको हुकूमत से आहिस्ता आहिस्ता और पैसे मिलेंगे, तो इस कंपनी में और बेहतरी आ सकती है। आगे लिखा है जी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के keeping in view of company's recent operational performance and future cash flow requirement, the board of directors of the company did not declare any dividend to the shareholders। अच्छा, ये important चीज़ है कि अभी इन्होंने थोड़े दिनों पहले डिविडेंड अनाउंस किया, वो ईयर एंड अकाउंट्स के साथ नहीं किया, अलग से मीटिंग करके किया। तो वो जो डिविडेंड था असल में वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का इन्होंने दिया, यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि 22-23 में असली तौर पे तो यही बात है ना कि हुकूमत से कोई पैसे नहीं मिले फालतू, पुराने जो रिसीवेबल से, तो हमारे पास कोई फालतू पैसे नहीं थे, हमारा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा, हमें रूस पाकिस्तान ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, इसलिए हमने आगे कुछ नहीं दिया शेयर होल्डर्स को। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं।
क्योंकि अगर आपको याद हो, हुकूमत ने जो पैसे रिलीज किए थे वो जुलाई में किए थे और 1 जुलाई से अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए वो जो 4 रुपये 70 पैसे इन्होंने दिए हैं वो 2024 के दिए हैं। बहरहाल क्योंकि ये 2022 में 18 से 18.5 रुपए दे चुके हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्होंने इस साल 4 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड दे दिया, इसका मतलब है 23-24 में कुछ और नहीं देंगे। ये तो सारा डिपेंड करता है कि हुकूमत अब आईपीपीस के नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब रिलीज करेगी और कब वो पैसे इनको देगी। और आपको पता है कि क्योंकि बिजली महंगी हुई है तो अल्टीमेटली तो हुकूमत वो पैसे इनको किसी ना किसी टाइम पे रिलीज करेगी। ये हमें नहीं पता कि क्या ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो करेगी या नई गवर्नमेंट आके करेगी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि क्योंकि इन्होंने 4 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड दे दिया है, जरूरी नहीं कि और पैसे ना दें। जब हुकूमत से और मिलेंगे और जब रूस इनको देगा तब ये आगे बांट सकते हैं और ज़्यादा फिर से दे सकते हैं। लेकिन अगेन ये असेसमेंट है, हकीकत वक्त ही बताएगा। आगे इन्होंने अपने ऑपरेशंस के बारे में बताया कि इनकी तरफ से नील जनरेशन हुई है क्योंकि ज़ाहिर बात है इनका एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हुआ था। फिर आगे ये बता रहे हैं कि इनका सिस्टम वो क्योंकि जनरेट नहीं करा फिर भी इज़ वेल इन ऑर्डर, लेकिन इनका जो जो बिजली बनाने का प्रोसेस है, जो तरीका है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है और बाकी कंपनीज हैं जो बेहतर तरीके से दे सकती हैं। तो हो सकता है लाइसेंस रिन्यू होने के बाद भी जो अल्टर्न एनर्जी है अदर देन रूस, खाली इनका अपने जो प्लांट्स हैं, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी फिर भी ना जनरेट कर पाएँ आने वाले सालों में। ये वक्त ही बताएगा, या हो सकता है इनको कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़े। अब उन्होंने सब्सिडी के बारे में तफसील थोड़ी सी बताई है कि सब्सिडी ने जो है उनका प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, 7.4 मिलियन हो गया 3 मिलियन 7.4 बिलियन हो गया उससे पिछले साल 3 बिलियन के मुकाबले में। और पिछले साल कोई RLNG की अनअवेलेबिलिटी की वजह से बेसिकली प्रॉफिट कम रहा था। तो वही है कि CPPA ने अभी तक पैसे नहीं दिए, तकरीबन 15 बिलियन के पैसे देने वाले हैं जिसमें से 13 बिलियन ओवरड्यू हो चुके हैं। आगे फिर ये कोई तफसील इन्होंने बयान की है कि इनके कुछ डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं। इसका जिक्र कुछ आगे भी मिलेगा, हम वहाँ पे जाके देख लेंगे कि ये जो रिसीवेबल्स हैं CPPSS में कुछ डिस्प्यूटेड अमाउंट है और वो डिस्प्यूटेड अमाउंट में ज़ाहिर बात है फिर उसमें कोर्ट केसेस होते हैं और फिर पता लगता है कि वो कितनी है, वो भी हम देख लेते हैं। फ्यूचर आउटलुक में यही बता रहे हैं कि इनका जो प्लांट है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, दूसरे प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट हैं। इनको RLNG से बनानी पड़ती है बिजली, वो एक्सपेंसिव है इनके लिए और उसी वजह से हुकूमत जो है इनके जैसे और भी जो प्लांट्स हैं उनको कम दे रही है जनरेशन के जो है रिक्वायरमेंट्स। तो अभी इनका जो एग्रीमेंट रिन्यू हो गया उसके बावजूद भी पता नहीं अभी कि आगे इनको ALTN जो है, जो अल्टर्न एनर्जी है, उसको ये रिक्वायरमेंट एनर्जी जनरेट करने की मिलेगी या नहीं मिलेगी और वो कितना बेनिफिशियल होगा। लेकिन आखिर में सब कुछ बताने के बाद उन्होंने यही कहा है जो पहले भी कहा है कि हम अपनी सब्सिडरी की इनकम की वजह से वायबल एंटिटी रहेंगे चाहे हमारा बिजनेस ना चले। अच्छा, अब इनकी जो अनकंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है उस पर हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो हमें पता है कि कोई ख़ास उसमें नहीं है। अब सिर्फ ये देख लेते हैं जो मेन इनमें है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नोट नंबर 7, ये होगा जी आपका वही जो PMCL है, रूस पाकिस्तान वाला। लेकिन अभी सिर्फ ये देख लें कि इनका जो है, देखें इनके करंट एसेट्स कितने हैं, 406, करंट लाइबिलिटीज उनसे कम है और इनकी इक्विटी देख लेते हैं। इनकी इक्विटी है जी 3.9 बिलियन, राइट। तो 3.9 बिलियन के हिसाब से, इक्विटी के हिसाब से इनकी जो बुक वैल्यू बनेगी तकरीबन 10-11 रुपए। लेकिन पॉइंट वही है कि क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम काफ़ी जनरेट कर रही है, तो ग्रेजुअली वो इनकम ये अपने पास रिटेन करेंगे तो बुक वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बुक वैल्यू वहीं पे होते हुए भी ये अच्छा खासा डिविडेंड दे सकते हैं। ये देखें जी, इनकी प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम जो आ रही है ये पिछले साल 6.7 बिलियन थी और अब थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि इस साल इनको रूस पाकिस्तान से कोई डिविडेंड नहीं मिला। ये है जी नोट 7 जिसमें तफसील है कि ये 100% ओन करते हैं PMCL को, वो भी प्राइवेट कंपनी है और वो 60% रूस को ओन करते हैं। वही बात, कोई नई बात नहीं। ऑडिटर की ओपिनियन भी ली है कि इन आवर ओपिनियन द
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि कोई ऐसी चीज़ इन्होंने छुपाई नहीं हुई। और वो कह रहे हैं पॉइंट नोट नंबर 9.2 को देख लें, वहाँ पे उसकी तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई है, तो हम आगे देखते हैं अभी। अब हम सीधा चलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अच्छा जी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये देखें, इनके जो ये ट्रेड डेट्स हैं, ये हैं जी 15 बिलियन के, जो कि पिछले दफ़ा से बढ़ गए हैं। पिछले साल थे 13 बिलियन के। करंट एसेट्स हैं 21 बिलियन के, और लाइबिलिटीज़ हैं 2 बिलियन। इसका मतलब है 19 बिलियन के नेट एसेट्स हैं इनके, करंट एसेट्स। अच्छा, एक्विटी इनकी आ रही है 30 बिलियन, लेकिन 12 बिलियन ये इनके हिस्से की नहीं है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये दूसरों माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है, यानी कि जो 40% जो है रूस का जो ओनर्स हैं, ये उनका जिक्र है यहाँ पे। और जो इनकी एक्विटी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो एएलटीएन के लिए रेलेवेंट है, वो 18 बिलियन है। अब 18 बिलियन को अगर हम इनकी शेयर्स नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें, तो ये जी तकरीबन 4950 रुपीज़ बनता है। तो इन रियलिटी देखा जाए, इन रियलिटी तो इस कंपनी की जो कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू है वो बनती है 50 रुपीज़। यानी कि इसकी आप ये समझ लें कि जो रूस पाकिस्तान से जो अर्निंग आ रही है पीएमसीएल में, जो वो मिल रहा है, उनके एसेट्स को अगर हम मिला लें तो उनकी बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है। तो उसकी वजह से इसकी बुक वैल्यू को हमें यही कंसिडर करना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब जी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। ये प्राइमरीली इसमें देखें, ये रूस पाकिस्तान ही शामिल होगा सारा। इसमें जो रेवेन्यू है ये इनका पिछले साल से थोड़ा कम हुआ, लेकिन ओवरऑल काफ़ी है। लेकिन ये एक चीज़ देखने वाली ज़रूरत है, एक दफ़ा देख लेते हैं जाके नोट 21 में, कि पिछले साल कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इस साल कॉस्ट कम हुई है जी। तो ये देखते हैं जी, रेवेन्यू तो कम हुआ पिछली दफ़ा, क्योंकि पिछले साल एनर्जी परचेज प्राइस, कैपेसिटी परचेज प्राइस, अच्छा, पिछले साल एनर्जी ज़्यादा परचेज की थी और कैपेसिटी पेमेंट कम थी। इस दफ़ा कैपेसिटी पेमेंट्स ज़्यादा हो गई हैं, इनसे रूस पाकिस्तान से कम लिया गया होगा ना। लेकिन वो जो आपको पता है पाकिस्तान में जो मुसीबत पई हुई है कि वो एग्रीमेंट्स ऐसे हैं कि भाई बिजली खरीदो ना खरीदो, कैपेसिटी पेमेंट्स करने पड़ेंगे। अब देखें, अगर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कितनी ये ज़्यादती है कि बिजली परचेज की 5 बिलियन की, और 9 बिलियन कैपेसिटी जो है ना के नाम पे दे रहे हैं। और ये हर, अगर पावर सेक्टर के साथ, हर पावर कंपनी के साथ ये कर रहे हैं, तो अगर एज अ पाकिस्तानी बात करें तो कितनी इस मुल्क के लोगों के साथ ज्यादती की गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख के असेस करें कि कंपनी हमें कौन सी सही लग रही है। उन्होंने जो किया तो किया, हमने तो अब अपना फ्यूचर को भी साथ साथ देख लेना। तो उस हिसाब से ये कि ओवरऑल बिजली कम ली गई है इनसे, रूस पाकिस्तान से, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स हैं, और उस हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट इनकी इस दफ़ा कम है। क्योंकि पिछली दफ़ा बिजली जब ज़्यादा ली गई होगी तो उसमें कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होती हो, जैसे ना RLNG कंज्यूम्ड, तो ज़्यादा बिजली उन्होंने पैदा की तो ज़्यादा कॉस्ट लगी। इस दफ़ा बिजली कम पैदा की तो कॉस्ट कम लगी, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा वो उनका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। असल में ये बात है। तो असल में ये इनके प्रॉफिट के बढ़ने की वजह है। इसका मतलब ये है कि अगर अगले सालों में इनसे बिजली ज़्यादा ली गई तो हो सकता है इनका प्रॉफिट थोड़ा कम रहे। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा नहीं है, अदर इनकम भी कोई ख़ास नहीं है, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस भी थोड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो प्रॉफिट्स को इम्पेक्ट करे। तो टोटल जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो है 7.2 बिलियन का, लेकिन 7.2 बिलियन में से जो एएलटीएन के हिस्से में आता है प्रॉफिट वो 4.2 बिलियन है। और 4.2 बिलियन को अगर आप 3 इनका जो है इनके शेयर्स जो हैं उससे डिवाइड करें, वो आई थिंक हैं 363 मिलियन, तो ये फिर 11.78 की ईपीएस बन रही है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो और देख लेते हैं। देखें, अब अगर सिर्फ हम बात करें कि जो इनके रिसीवेबल्स हैं
उनकी पर शेयर वैल्यू कितनी है। ठीक है, इनके रिसीवेबल्स वैसे तो 15 बिलियन है, लेकिन अगर उनका 60% निकालें तो 9 बिलियन बनता है और उसकी पर शेयर वैल्यू है 25 रुपये। तो अगर ये पैसे हुकूमत इन्हें 2-3 साल में भी देती है, फिर भी देखें कितने पैसे डिविडेंड में दे सकते हैं। और करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करें तकरीबन 19 बिलियन की, और उनका 60% निकालें, वो तकरीबन 11-12 बिलियन बनता है। तो ये बताता है कि कंपनी की बैलेंस शीट और उनकी जो नेट एसेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। यानी कि अगर ये तमाम रिसीवेबल्स डिविडेंड के तौर पे दे दें, फिर भी ये पॉजिटिव में ही रहेंगे। आप इस तरह सोच लें कि क्योंकि देखें आहिस्ता आहिस्ता अब जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हुकूमत को सर्कुलर डेट ये पेमेंट्स आईपीपीस की करनी पड़ेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है इसको नोट 9 में जाके हम देखते हैं। एक तो इन्होंने यही कहा है कि ये सीपीपीए से रिसीवेबल हैं और ये अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटीज हैं इसके ऊपर। तो अगर उन्होंने कोई ज़्यादा मसला किया लॉन्ग टर्म में, तो अगर उन्होंने मसला किया तो जाहिर बात है उन पर केस किया जा सकता है। वो पॉसिबल नहीं है कि वो दें ना, कभी डिले हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो देना ही छोड़ दें। अब 9.2 में इंपॉर्टेंट बात है, यही ऑडिटर्स ने भी कहा था, तो जो दिलाई इस तरफ कि जो हमारे जो 15.34 बिलियन हैं उसमें से तकरीबन जो है कितने हैं जी, 6.3 बिलियन ऐसे हैं जिन पे इनका जो है ना सीपीपीए के साथ कोई मसला है, सीपीपीए ने उनको माना नहीं है। उस पे आगे उन्होंने पूरी तफसील दी है कि क्यों इनकी असेसमेंट सही है और क्यों सीपीपीए गलत है, और इन्होंने अपनी लीगल ओपिनियन भी ली है कि इनकी जो है ना असेसमेंट वो सही है। लेकिन ये वो पैसा है जो इनको सीपीपीए से मिलने में डिले हो सकता है। ये 10-10 साल का डिले भी हो सकता है। ये कोर्ट केसेस चलते रहते हैं, आपको पता ही है। अभी पीछे भी जो इन्होंने जो दिया था 18 रुपए का डिविडेंड, और बाकी बहुत सी कंपनियों ने डिविडेंड दिए थे, वो भी कोई 10 साल, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है 10-15 साल पुराने कोई केसेस थे जो रिजॉल्व हुए थे और उसके पेमेंट्स एकदम अदा की थी हुकूमत ने। तो अगर 1 मिनट के लिए ये समझ लें कि ये जो है ना, ये 6.3 बिलियन इनको मिलेंगे ही नहीं, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो इसमें से इसका मतलब ये है कि 9 बिलियन फिर भी ऐसे हैं जो हुकूमत ने, जो सीपीपीए ने एक्नॉलेज किए हुए हैं कि वो इन्होंने इनको देने ही देने हैं, ठीक है। और उन 9 बिलियन का अगर 60% निकालें, वो तकरीबन 5.5 बिलियन बनता है। तो वो भी 15 रुपए ऐसे हैं, यानी कि टोटल 25 रुपए हुकूमत से रिसीवेबल हैं। तो 25 में से 15 रुपए तो हुकूमत दे देगी अपने जो भी उन्होंने स्केड्यूल बनाया उसके मुताबिक, लेकिन जो 10 हैं उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। और लेकिन अगर वो 15 भी इनको मिल जाते हैं और 2-3 साल में 15 रुपए का डिविडेंड भी देते हैं, तो आपका शेयर फ्री हो जाएगा आज की वैल्यू पे। और जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में चलता है, या एकदम से पता लगे हुकूमत ने इनके पैसे रिलीज कर दिए हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट 1 साल में भी डबल हो सकती है। तो वो, तो आपको पता है कि उस बारे में कोई प्रिडिक्शन श्योरिटी के साथ नहीं की जा सकती। और बज़ाहिर ऐसा हमें लग नहीं रहा कि जब रूस पाकिस्तान, देखें रूस पाकिस्तान प्राइवेट कंपनी है ना, और इसमें इनका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो, अगर उसकी पेरेंट कंपनी कहे कि भाई हमें डिविडेंड दो, तो इनकार करे। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जब रूस पाकिस्तान को हुकूमत से पैसे मिलेंगे तो उन वो एएलटीएन को पैसे देगी, और अनलेस के उन पैसों से एएलटीएन ने कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई और फर्दर इन्वेस्टमेंट का सोचा हो इनके डायरेक्टर्स ने, तो ये उसको अपने शेयर होल्डर्स में बांटेंगे, क्योंकि वो बार बार ये मेंशन कर रहे हैं कि उसी इनकम की वजह से हमें लग रहा है कि हमारी जो एंटिटी है ये वायबल एंटिटी है फॉर फ्यूचर। इसलिए हमें तो काफ़ी उम्मीद इसी बात की है कि जब हुकूमत से पैसे मिलेंगे, रूस पाकिस्तान इनको देगी, तो ये उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर अपने शेयर होल्डर्स में बांटेंगे। इसमें सिर्फ ये बात है कि जो पिछले साल इनको मिले थे ना, ये यहाँ पे नहीं आ रहे, जो इंडिविजुअल अकाउंट्स में आ रहे थे 6.67 बिलियन, रूस पाकिस्तान ने जो वो हुकूमत से जो मिले थे, वो सारे के सारे रूस पाकिस्तान ने इनको दे दिए, और इन्होंने सारे के सारे शेयर होल्डर्स में बांट दिए, इसलिए 18.5 रुपए का डिविडेंड एकदम आ गया था। अच्छा जी, अब देखते हैं कि अब कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं जो हम एक दफ़ा पढ़ के देख लेते हैं कि जो बताने की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे इन्होंने दोबारा से मेंशन किया कि इनका जो लाइसेंस है वो तो रिन्यू हो गया है, लेकिन इन्हें जो है आईएसको से एक रिकमेंडेशन मिली है कि उन्होंने इनको कहा है कि आप अपना सिस्टम अपग्रेड कर लें
आईएसको के सिस्टम के मुताबिक। अगर ये कर लेते हैं अपग्रेड, तो फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे ये आगे फिर दे सकेंगे। तो ये एक चीज़ वैसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो अगर ये करते हैं तो लॉन्ग टर्म में जारी बात है इनके, क्योंकि देखें 31 तक ये अवेलेबल है तो उसमें टाइम भी काफ़ी है, तो ये लॉन्ग टर्म में वाइबल एंटिटी खुद से भी हो सकती है अपनी जनरेशन प्रोड्यूस करके भी। लेकिन ये अपग्रेड करने के लिए इनको पैसा कितना चाहिए, ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे क्लियर उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया। और अगर वो पैसा ज़्यादा चाहिए हो तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो फिर रूस से पैसे मिलने वाले में डिविडेंड आगे कम दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स बेनिफिशियल होगा। लेकिन ये इट्स नॉट क्लियर एट द मोमेंट कि इनको अपग्रेड करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। और यहाँ पे आगे लिखा है कि जो रूस पाकिस्तान का एग्रीमेंट है वो भी 30 साल का है और वो 2003 से स्टार्ट हुआ था, तो वो भी अच्छा खासा अभी मौजूद है। अच्छा जी, ये शेयर होल्डिंग में एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसके 363 शेयर्स हैं मिलियन, जिनमें से 334 मिलियन तो 3 एंटिटीज के पास हैं। एक तो है जी कोई डेल पावर लिमिटेड, उसके पास मेजर होल्डिंग है। फिर है जी सऊदी अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके पास तकरीबन 62 मिलियन है। तो क्रेसेंट स्टील जो है उसकी भी इसमें अच्छी होल्डिंग है, यानी कि पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग बहुत कम है। और यही वजह है कि इसमें जो है इतने वॉल्यूम्स नहीं लगते। और क्योंकि और फिर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं होती इसकी वैल्यू, जो थोड़े बहुत पब्लिक है वही उसको खेल के ऊपर नीचे करते रहती है। लेकिन ये कंपनियों की जो इतनी स्ट्रांग होल्डिंग है तो कोई वजह ही है कि उसमें लेके आराम से बैठे होते हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा नीचे चला भी जाए। तो इसमें ये है कि वॉल्यूम्स कम लगते हैं, तो अगर आपको इसमें करना चाहें तो लॉन्ग टर्म का ही सोच के करें, इसमें ट्रेडिंग को ख़ास बेनिफिशियल नहीं रहेगी। और ये हो सकता है कि एक साल एक ही जगह पे रहे और एकदम फिर इसमें मूव बने तो एक हफ्ते में ही कहीं पे ऊपर निकल जाए, तो ये इस किस्म का शेयर है। तो इसको सिर्फ ख़रीद के लॉन्ग टर्म होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना ही बेहतर है, अगर आपको ये असेसमेंट से ऐसा लगा कि ये बेनिफिशियल हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो ये था जी एनुअल रिपोर्ट का रिव्यू। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, शेयर खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।